चलिए, तो अब हमें देखना है कि बृहदनारायण चकबस्त का असल नाम क्या है, इनकी पैदाइश और वफात क्या है, इनके असातिज़ा में कौन लोग हैं और इनकी अहम खिदमात क्या है। तो देखिए, शबनम परवीन का जवाब आ भी गया है कि 1882 1926। बहुत अच्छा है। 1882 1926 ये पैदाइश वफात है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे सीधे सीधे। कह रहे हैं कि बृहदनारायण चकबस्त की पैदाइश 19 जनवरी 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद के खुशहाल घराने में हुई। यूजीसी में जैसे सवालात बनते हैं उसके हिसाब से ये लाइन बहुत अहम है। नंबर 1 नाम, नंबर 2 तारीख़ पैदाइश और नंबर 3 मकाम पैदाइश। ये तीनों आपको याद रखना ज़रूरी है। अब आवाज़दार नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये तीनों ज़रूर याद रखिएगा। फैज़ाबाद में पैदाइश हुई। ठीक है, इनके अजदाद 18वीं सदी के अवाखिर में कश्मीर से हिजरत करके लखनऊ आबाद हो गए थे। चकबस्त के वालिद पंडित अवधित नारायण पटना में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज थे। अब ये आपको याद रख लेना है कि वालिद का नाम क्या है, पंडित अवधित नारायण। बस इतना कम से कम आप याद रख लीजिए, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, आपको बोझा लगता होगा। मुताले के लिए पूरी किताब दे दिया हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको ज़रूर लिख लीजिए। चकबस्त की पैदाइश और वफात, मकाम पैदाइश और साथ ही साथ वालिद का नाम क्या था। कह रहे हैं कि 1895 में चकबस्त ने काजमीन मिडिल स्कूल से मिडिल का इम्तिहान पास किया। मॉडल स्कूल तो नहीं होता ना आजकल जो बन रहा है, तो ये मिडिल स्कूल था उस ज़माने में, पर चलता था ना मिडिल स्कूल। तो मिडिल स्कूल में मिडिल का इम्तिहान पास किया। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। 1897 में गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में दाखिला लिया और 1900 ईस्वी में मैट्रिक की सनद हासिल की। 1920 में कैंगिंग कॉलेज से FA मुकम्मल किया। 1995 में BA और 1907 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की और मुस्तकिल तौर पर वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया। इसमें से अगर कुछ भी याद नहीं हो तो कम से कम आपको ये याद ज़रूर कर लेना है कि किस शायर ने LLB की डिग्री हासिल की थी। चकबस्त ने, यह देख लिया आपने, और मुकम्मल वकालत पर भी काम किया था। ये आपको याद रखना है, कुछ भी भूल जाए तो इसको नहीं भूलना है। शादी ब्याह नहीं याद रखिए चलेगा। चलिए यहाँ देखिए अब, और यहाँ देखिए, ये दोनों पैराग्राफ पढ़ना है। कह रहे हैं कि चकबस्त लखनवी तहजीब के परवरदा और अदबी कदरों के अमीन थे। सवाल कभी कभी आ जाता है कि लखनवी तहजीब के परवरदा कौन लोग थे, तो एक दे देंगे शाद अजीम आबादी, दूसरा दे देंगे असगर गोंडवी, तीसरा दे देंगे चकबस्त और चौथा दे देंगे किसी और का नाम। तो आपको याद रहना चाहिए चकबस्त हुक्का पीते और पान खाते थे। देखिए ये भी आता है, आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। शेरवानी, गोल टोपी और चौड़ीदार पाजामा पहनते थे, शेरवानी पहनते थे। बड़े ही नफीस और वज़ादार इंसान थे। उन्होंने हमेशा कश्मीरी ब्राह्मणी तहजीब और ख़ानदानी वजाहत को कायम रखा। ये बड़ी चीज़ है, इंसान जहाँ से ताल्लुक़ रखता है जिस ख़ानदान से, तो अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने के लिए वो हमेशा फ़िक्रमंद रहता है, सरगर्दा रहता है, रहना भी चाहिए। 1903 में उन्होंने कश्मीरी यंग मैन एसोसिएशन और बिहार लाइब्रेरी कायम की। मज़ामीन चकबस्त उनकी नसरी तख्लीक़ात का मजमूआ। हो सकता है कभी ये पूछ ले कि मज़ामीन चकबस्त क्या है, तो चकबस्त और बृहदनारायण चकबस्त के नसरी मज़ामीन का मजमूआ है, आपको याद रखना है। अच्छा ये देख लीजिए, 1901 में उन्होंने हिंदुस्तान के मारूफ जज महादेव गोविंद राणा डे की वफात पर मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा, जो चकबस्त का पहला मरसिया। चकबस्त ने पहला मरसिया कब कहा? 1901 में, महादेव गोविंद की वफात पर मुसद्दस की शक्ल में। 1906 में अपनी मशहूर नज़्म रामायण का एक सीन, ये भी आपको याद रख लेना है।
रामायण की एक सीन कब लिखी? 1906 में। चकबस्त ने मुख्तलिफ अवकात में मुशायरों के लिए गज़लें भी कही हैं। चकबस्त को सियासत से भी दिलचस्पी थी। मजहब के सिलसिले में उनका सख्त रवैया था। वह अपनी बेस्ट की होम रोल लीग के सरगर्म रुकन भी रहे। 1917 में उन्होंने इमाम बाड़ा आसिफुद्दौला पर नज़्म कही, ये भी आपको याद रखना है, और नज़्म चंद नज़में बच्चों के लिए भी कहीं। चकबस्त उनका तखल्लुस नहीं बल्कि ख़ानदानी नाम था। अभी आपको याद रखना है एक चीज़, यहाँ उन्होंने वाज़े कर दिया कि चकबस्त क्या इनका तखल्लुस था? नहीं, कहें चकबस्त ख़ानदानी नाम था। कभी भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है इस तरह का सवाल, लेकिन ये नाम शायरी में तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया, ये भी याद करना है। नाम क्या है? असली नाम चकबस्त उसमें है, लेकिन शायरी में तखल्लुस क्या इस्तेमाल किया? चकबस्त ही किया है। 12 फरवरी 1926 को 44 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया और लखनऊ में आखिरी रसूमात अदा हुई। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, वो लोग बाद में आए। तो नंबर 1, चकबस्त की पैदाइश कब हुई? 1982 में। कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको परछाई ना। 19 जनवरी 1882 में फैज़ाबाद में। नाम क्या बताया? ब्रज नारायण चकबस्त। ठीक है। वालिद का नाम पंडित अवधित नारायण। दोबारा बता रहा हूँ, इमाम रखिएगा। ठीक है। इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आपको याद रखना, 1907 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की थी। ठीक है, ये आप जान गए। चकबस्त कह रहे हैं कि लखनवी तहजीब के परवरदा थे, यानी लखनवी तहजीब को आगे बढ़ाने में कोशिश करते थे। और खाने में क्या? हुक्का और पान पसंद था इनको, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे। साथ ही साथ इन्होंने पहली नज़्म या पहला मरसिया कब कहा? तो 1901 में। कब कहा? 1901 में। कब? मारूफ जस महादेव गोविंद की वफात पर कहा था। ठीक है। और रामायण का एक सीन जो मशहूर है और हमारे यहाँ दाखिले निसाब है, कब कहा था? 1906 में। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। चलिए, अब वफात कब हुई है इनकी? तो 12 फरवरी 1926 को। ये आपको याद रखना, बस इतना अगर याद कर लिया। कहाँ? लखनऊ में। तो फिर पैदाइश वफात इधर सवाल कुछ नहीं फंसने वाला है। अब देखिए कुछ शेरी मजमूए हैं, इसको हमें देखना है। चलिए देखिए इसको। कह रहे चकबस्त की ज़िंदगी में उनकी 2 किताबें शाये हुई, सुबह वतन। ये बहुत कंफ्यूज करता, याद रख लीजिएगा, सुबह वतन और मज़ामीन चकबस्त। उनकी ज़िंदगी में 2 किताबें शाये हुई थी, ये आपको याद रखना है। सुबह वतन 5 हिस्सों में मुनक़सिम है, तक़सीम है, ये आपको याद रखना है। पहले 2 हिस्से में सिवाय 3 आखिरी नज़मों के सब अदबियात मिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, यानी उनमें किसी न किसी उन्वान से वतनियत के जज्बे को उभारा गया है या कौमी एहसास को बेदार करने की कोशिश की गई। इसमें नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि सुबह वतन कितने हिस्सों में मुनक़सिम है? कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। आगे आइए। तीसरे हिस्से में शामिल नज़में अहबाब व अकाबिर का मरसिया है। चौथा हिस्सा गज़लियात पर मुश्तमिल है और 5वां हिस्सा उनके इब्तदाई कलाम पर मुश्तमिल है। ये 2 बार तो पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, मसला नहीं कुछ इसमें। अब देखिए, चकबस्त का पहला मजमून कब आया था? 1903 में, और आखिरी मजमून 1926 में। ये आप याद रख लीजिएगा। पहला मजमून 1903 में और आखिरी मजमून 1926 में। यही उनकी ज़िंदगी का आखिरी साल भी था। मज़ामीन चकबस्त में कुल 20 मज़ामीन है, ये आपको याद रखना है। कितने मज़ामीन है? 20 मज़ामीन है। उनकी तहरीरों को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया जा सकता है, अदबी तहरीरें और सियासी निगारिशात। 2 हिस्सों में, अदबी और सियासी। कार्य रिसाला सुबह उम्मीद के एडिटर की हैसियत से उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका बेशतर हिस्सा सियासी तहरीरों के झैल में आता है। चकबस्त का पहला मजमून पंडित दयाशंकर नसीम से मुताल्लिक था। ये भी आपको याद रखना है कि चकबस्त का पहला जो मजमून है वह किससे मुताल्लिक था? तो कह रहे हैं पंडित दयाशंकर नसीम से मुताल्लिक था, जो कश्मीर दर्पण में शाये हुआ। ये सुखनवराने कश्मीर के सिलसिले का पहला मजमून है। सुखनवराने कश्मीर के सिलसिले का पहला मजमून किसका है? तो चकबस्त का है। मौजू क्या था?
दिया शंकर नसीम को ऊपर लिखा था उन्होंने। आगे आ जाइए। मज़ामीन चकबस्त में एक मजमून उर्दू शायरी के उन्वान से शामिल है, ये आपको याद रख लेना है। उर्दू शायरी चकबस्त का मजमून है। उन्वान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें उर्दू शायरी से मुताल्लिक उसूली बातें उठाई होंगी, लेकिन पढ़ने से मालूम होता है कि मजमून हाल के मुकदमा पर एतराज़ात के सिलसिले की एक कड़ी है। चकबस्त ने ड्रामे भी तख्लीक किए हैं। पहला ड्रामा कमला, ओहो लैपटॉप में गिर जाए। पहला ड्रामा क्या है? कमला। ये आपको दिमाग में रखना है और उसको नोट कर लेना अपने कॉपी में, इसको आपको नोट कर लेना है। अच्छा, कमला में कितने एक्ट हैं? तो 5 एक्ट पर मुश्तमिल है, जो इस ड्रामे का मरकजी ख्याल है। बेजोर शादी और शादी के सिलसिले के रस्म व रिवाज जो तरह तरह से शादी के असल मकसद को पसे पुष्ट डाल देते हैं। कमला जो ड्रामा है किसका है? चकबस्त का है। उन्वान क्या है उसका? मौजू क्या है? शादी और गैर शादीशुदा की बातें इसमें, जो हम सब इंटरेस्टेड होंगे इसमें। और उन्होंने एक रिसाला भी निकाला था, सुबह उम्मीद। ये सारी बातें आप जान गए और किताब आपके सामने है, तो आप किताब दोबारा खोलेंगे तो पता चल जाएगा हमने क्या बताया, क्या क्या याद करना है। चलिए अब हम देखते हैं, सादिया तबस्सुम आ गई। चलिए आइए, अब उनकी नज्म क्या है वह अशार पर हमें गौर करना है। देखिए ये शेर, हुब्बे कौमी पर, जब कौमी का जुबान पर पहला ड्रामा कॉमेडी, जब कौमी का जुबान पर उन दिलो अफसाना है, बादए उल्फत से पुरदिल का मेरे पैमाना है। शेर किसका है? चकबस्त का है। अशार और देखिए। अच्छा, इस शेर तो आपको नज़र भी रखना है। यहाँ देखिए, कह रहे चकबस्त की नुमाइंदा नज़मों में खाके वतन, ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा गया इस मरतबा। खाके वतन, वतन का राग, आवाज़ कौम, कौम के सुरमाओं को अलविदा, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, कौमी मुसद्दस और रामायण का एक सीन वगैरह अहमियत के शान। आवाज़ कौम की ये नज़में, ये जो नज़में हमने आपको बताई हैं ये आपको याद रख लेना है। जैसे खाके वतन, वतन का राग, आवाज़ कौम, कौम के सुरमाओं को अलविदा, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, कौमी मुसद्दस और रामायण का एक सीन वगैरह। करे के आवाज़ कौम का एक बंद अब आपको देखना है इसमें। देखिए, जो आज कल है मोहब्बत वतन की आलमगीर, यही गुनाह है, यही जुर्म, यही तकसीर, जुबां है बंद कलम को पहनाई है जंजीर, बयान दर्द की बाकी नहीं कोई तस्वीर, है दिल में दर्द मगर ताकत कलाम नहीं, लगे हैं जख्म ट्रपने का इंतज़ाम नहीं। ये अशार आपको पढ़ते जाना है और आखिर के 4 लाइन भी पढ़ लेना है। अकबर ने, चूंकि अकबर के नाम से तो ऐसा ना समझिएगा अकबर इलाहाबादी की नज़्म, नहीं, ये नज़्म किसकी है? चकबस्त की है। और नज़्म का उन्वान भी आपको बताया, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या उन्वान बताया था। देखिए वहाँ आवाज़ कौम, कौम के ताल्लुक से जो आवाज़ है। अकबर ने जामे उल्फत बख्शा इस अंजुमन को, सींचा लहू से अपने राना ने इस चमन को। अकबर मन बादशाह है, यहाँ राना भी एक बादशाह गुजरा है। सब सोजे हुनर अपने इस खाक में नेहा हैं, टूटे हुए खंडर हैं या उनकी हड्डियां हैं। हालात बता रहे हैं कि अकबर, क्या सिकंदर, क्या दारा, क्या शाहजहां, जो भी बादशाह दुनिया में आए और बिलखुसूस हिंदुस्तान का इन्होंने कहा, सब क्या कर रहे हैं। आखिर लाइन पढ़ी ना, आखिर लाइन पढ़ी, आपको हकीकत आ जाएगी सामने। टूटे हुए खंडर हैं या उनकी हड्डियां हैं। जो हिंदुस्तान अभी है, उनके मकबरे पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। ये देखिए, जहाँ कौम और वतन से मोहब्बत के राग गाए हैं, वहीं उन्होंने इस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन इत्तेहाद को भी फ़रोग़ दिया है। देखिए, भंवर में कौम का बेड़ा है, हिंदुओं होशियार, अंधेरी रात है, काली घटा है और मंझधार, अगर पड़े रहे गफलत की नींद में शर्सार, तो ज़ेरे मौज फना होगा आबरू का मज़ार, मिटेगी कौम ये बेड़ा तमाम डूबेगा, जहाँ में भीषम व अर्जुन का नाम डूबेगा, दिखा दो जौहरे इस्लाम ए मुसलमानों, वक़ार कौम गया कौम के निगहबानों, सुतूने मुल्क के हो कद्र कौमियत जानो, जफा वतन पे है फ़र्ज़ वफ़ा को पहचानो,
نبی کے خلق و مروت کے ورثہ دار ہو تم، عرب کی شان حمیت کی یادگار ہو تم. کتنی بڑی بات ہے، ہندو مسلم سب کو جگانے کی کوشش کی. یہ نظمیں سب کو پڑھ ڈالیے. اب ہم کو ایک نظم کی طرف لے کے چلتے ہیں، رامائن کے ایک سین. آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ یہ آپ کے داخلی نصاب نظم ہے. کوئی ایک آدمی کمنٹ کیجئے، پڑھیے کوئی ایک آدمی. جی ہم پڑھ رہے ہیں. پڑھیے. رامائن کا ایک سین. رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام. منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام. اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی. دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال. دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال. تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے. بہت خوب. کیا جانے کیا جانے کس خیال میں، ایک سیکنڈ، کیا جانے کس خیال میں گنتھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدۂ حسر سے کی نگاہ. جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک شرد آہ، لی گوشہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ. چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا. رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جاں، میں جانتی ہوں کس لیے آئے ہو تم یہاں. سب کی خوشی یہی ہے تو صحرا کو ہو رواں، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں. کس طرح بن کے آنکھ کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں. بس پوری نظم پڑھ ڈالی. جی. اگلی جگہ دیکھیے. اپنی نگاہ ہے کرم کا ساز پر، کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر. جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر. اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں. کریں جس کے ساتھ خدا ہے، اس کائنات کا مالک ہے، وہ کیا دریا کیا سمندر، کیا خشکی کیا تری، کیا آسمان کیا زمین، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا. صاف کلیئر. ٹھیک ہے. وہ اس کے ہاتھ. چلیے ایک نظم اور ایک کشمیر، اس میں دو چار لائن پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. کشمیر نظم کس کی ہے؟ چک بست کی ہے. پانی میں ہے چشموں کے اثر آب بقا کا، ہر نخل میں عالم خیزر سبز قبا کا. جو پھول ہے گلشن میں وہ ہے نور خدا کا، سایہ میں شجر کے ہے اثر ظل ہما کا. مبدا کرم عام کے ہر جوئے رواں ہے، سر چشمہ فیض چمن آرائے جہاں ہے. وہ موج ہوا کا حرکت ابر کو دینا، چشموں سے پہاڑوں کے وہ اڑتا ہوا فینا. گاتے ہوئے ملاحوں کو وہ کشیاں کھینچانا، ڈل کا وہ سر شام ادھر کروٹیں لینا. وہ عکس چراغوں کا جھلکتا نظر آنا، پانی کا ستارہ بھی چمکتا نظر آنا. پڑھ لیجئے گا پوری نظم. نظم آپ کے پاس گائیڈ اگر ہو تو پڑھتے جائیے، چھوڑیے نہیں اس کو. سمجھ گئے؟ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑیں گے تو دقت ہوگی. دو تین کتابیں ہیں میں بتا دیتا ہوں. یہاں ادھر سوال نہیں آتا ہے، اس کو دیکھ لیجیے. چک بست حیات و خدمات افضال احمد کی ہے. محمد شفیع سرازی مارکے چک بست و شرح لکھتے ہیں. برج نارائن چک بست صبح وطن، کالی داس گپتا رضا چک بست اور باقیات چک بست. دیکھ لیجئے گا اس کو. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں. آگے کون ہے؟ ترقی پسند تحریک اردو نظم نگاری. ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے. اچھا بتائیے، آپ میں سے کمنٹ کیجیے کون کون پڑھ کے آتا ہے اس کتاب کو. ہمارے سر ہم سے پوچھتے ہیں نا کون کون پڑھ کے آتے ہیں. جوش ملیح آبادی نہیں پڑھے تھے؟ جوش ملیح آبادی ہم لوگ پڑھے تھے کیا اس میں غزل میں؟ کوئی نہیں بولنا.
नहीं पढ़े थे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जोश मलिहाबादी, ठीक है, ठीक है, पढ़ के आए कीजिए, पढ़ के आएंगे ना तभी मज़ा आएगा। 2 घंटा कम से कम इस क्लास के लिए निकाल लीजिए, 1 घंटा खुद से मुताला कर लीजिए, मैं पढ़ाऊँ, तब देखिए 10 दिन के बाद आपको खुद पता चलेगा कुछ फ़ायदा हो रहा है। जोश मलिहाबादी का पूरा नाम क्या है, सवाल बनता है भाई, याद रख लीजिएगा। शब्बीर हसन, बशीर, अहमद, हमीद, बहुत कुछ देगा दुनिया भर का, तो आपको याद रखना है वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है। क्या नाम है? शब्बीर हसन खान और तखल्लुस जोश, ये आपको याद रखना है। तारीख़ वलादत के मुतालिक मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उनकी पैदाइश 1994 में हुई, लेकिन तारीख़ वलादत के मुतालिक जोश अपनी खुद नविश्त यादों की बारात, अभी आपको याद रखना है यादों की बारात किसी खुद नविश्त है? जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है? यादों की बारात। वो क्या लिखते हैं देखिए, इस अम्र को सेहत के साथ बयान नहीं कर सकता, इसलिए मेरे ख़ानदान में बच्चों की तारीख़ वलादत दर्ज करने का रिवाज नहीं था। अलबत्ता मेरी दादी जान जो ख़ानदान की मुअर्रिख थी, जो अच्छा मुझसे मेरी विलादत का जो सन बताया था वह सन ईस्वी के हिसाब से 1896 ईस्वी था या 1898, ये भी याद नहीं रहा। बहरहाल अपनी उम्र को 2 बरस बढ़ा देने में नुकसान ही क्या है। इसलिए आप ये समझ लें कि मैं 1896 में पैदा हुआ। ये बात सही है। अब जो हम लोग लिखने लगे हैं अपने भाई बहन का या केक काटना, ये तो अब हो रहा है ना, 10-15 साल से पहले, 10-15 साल चल रहा है। आज से 50 साल पहले थोड़ी चलता था, ये तो 200 साल 150 साल पहले की बात चल रही है, यहाँ 140 साल पहले की बात चल रही है, 130 साल पहले की बात। जमाना कौन लिखता था? बहुत कम लोग लिखते थे पैदाइशों का किसी की। चलिए, तो ये जान गए नाम क्या है, शब्बीर हसन खान, अब पैदाइश क्या हो गई? 1896। चलिए, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? जोश मलिहाबादी की। अब आगे आ जाइए, करें। जोश मलिहाबादी के अजदाद दुर्रा खैबर के रास्ते वादी तैरा से चलकर वाली फर्रुखाबाद अहमद खान के यहाँ क़याम करते हुए लखनऊ पहुँचे और मलिहाबाद के महल्ला कमलहार में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। एक जगह है मलिहाबाद लखनऊ में, मैंने देखा है जगह को, आप भी होंगे वहाँ से तो जानते होंगे। चलिए, जोश मलिहाबादी का ताल्लुक़ मलिहाबाद के आफरीदी पठान ख़ानदान से था और ये आफरीदी पठान रोबो दबदबे के मालिक थे। जोश की विलादत मलिहाबाद के कस्बा कमलहार में हुई थी। उनके वालिद बशीर अहमद ख़ान, दादा मोहम्मद अहमद ख़ान और परदादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया सब शायर थे। इनमें फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। गोया शेख इमाम बख्श नासिख के शागिर्द थे। ये सवाल आ चुका है, एक मतलब याद रखिएगा। फ़कीर मोहम्मद गोया का ताल्लुक़ जोश मलिहाबादी से क्या है? परदादा हैं। जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद ख़ान। ये आपको याद रखना। अभी यहाँ दादा का नाम मोहम्मद अहमद ख़ान और परदादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान, वो सब शायर थे। इन फ़कीर मोहम्मद ख़ान को गोया को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल थी। एक यूजीसी नेट में ये सवाल आ चुका है कि फ़कीर मोहम्मद गोया ख़ान का ताल्लुक़ जोश मलिहाबादी से कैसा रहा, तो परदादे का है। और एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये किसके शागिर्द थे? तो इमाम बख्श नासिख, शेख इमाम बख्श नासिख के शागिर्द थे। कौन? जोश मलिहाबादी के दादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान। चलिए आगे। जोश की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, जहाँ उन्होंने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू सीखी। उनके फ़ारसी उस्ताद मौलवी नियाज़ अली ख़ान, उर्दू के उस्ताद मौलाना ताहिर और अरबी के मुअल्लिम मौलवी कुदरतुल्लाह बैग और अंग्रेज़ी के मास्टर गोमती प्रसाद थे। इसके बाद लखनऊ, अलीगढ़, सीतापुर और आगरा के मुख्तलिफ स्कूलों में सीनियर कैम्ब्रिज तक की तालीम हासिल की। ठीक है। 1912 में जोश ने MA कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। उनके मुअल्लिमों में वाजिद अली शैदा और काजी अब्दुल जदीद मुरादाबादी थे। उनको यहाँ शेर व शायरी का साजगार माहौल मिला और उनके साथ ही खेल की तरफ भी दिलचस्पी पैदा हुई और फुटबॉल खेलने लगे। शायरी का ताल्लुक ऐसा है ना कि अगर आप शेर कर रहे हैं और लोग आपके मतलब साथ नहीं दे रहे हैं तो आप टूट जाएंगे। नस्र में ऐसा मामला नहीं है। मतलब आप शेर सुनाए और हम ध्यान से नहीं सुने तो आप
اندر سے دل شکنی کے شکار ہو جائیں گے, آپ کہیں گے ارے یار میرے شعر کی عزت نہیں ہے. چلیے آگے دیکھیے. جوش 9 سال کی عمر سے ہی شعر کہنے لگے تھے. یہ بھی ہے, اچھے گھرانے اور پڑھے لکھے گھرانے کا اثر ہوتا ہے. 1911 میں اپنے والد کے ہمراہ مولانا رضا فرنگی محلی کے مشاعرے میں پہلی بار شریک ہوئے. شاعری میں ان کے پہلے استاد عزیز لکھنوی, آپ کو یاد رکھ لینا ہے. جوش کے شاعری کے استاد کون ہیں؟ تو عزیز لکھنوی ہیں, چونکہ جوش کا شمار شاعروں میں ہوتا ہے. یہ تعلق انہوں نے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رکھا, جو بھی ہے, لیکن پہلے شاعر استاد یہی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو اور کام کی طرف لے کے چلتا ہوں, اور ادھر شادی بیاہ کے بارے میں ہے تو ادھر نہیں چلنا. یہاں میں آپ کو بتا دوں صرف ایک لفظ, جوش نے جو ہے نا دہلی سے رسالہ کلیم نکالا اور آج کل کے مدیر رہے. یہ دو آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا یاد رکھنا ہے؟ جوش نے رسالہ کلیم نکالا کہاں سے؟ دہلی سے, اور رسالہ آج کل کے مدیر رہے. ایک بات آپ یاد گئے. چلیے اب یہاں سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اور واہ یعنی جوش 20ویں صدی کی سب سے بڑی اور عظیم شعری آواز تھے. وہ الفاظ کے جادوگر کہے گئے, نظم کے قافلہ سالار مانے گئے, شاعر انقلاب, شاعر جذبات, شاعر فطرت, شاعر شباب, شاعر اعظم اور شاعر رومان جیسے خطابات سے نوازے گئے. یہاں سے آپ کو یاد کر لینا, کبھی بھی سوال آ سکتا ہے. الفاظ کے جادوگر, جیسے جوش کے ہم عمر میں کسی کو, جیسے فیض ہیں, فیض رکھ لیجئے, فراق ہیں, علامہ اقبال ہیں, ان میں اگر کسی کا نام دینا ہو تو آپ کس کا نام دیں گے؟ جوش ملیح آبادی کا, جو الفاظ کے جادوگر کہے جاتے تھے. یعنی اتنے الفاظ ان کے پاس تھے. ان کو شاعر شباب بھی کہا گیا, شاعر اعظم بھی کہا گیا, شاعر فطرت بھی کہا گیا, شاعر جذبات بھی کہا گیا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اب دیکھیے 1955 میں جوش ملیح آبادی ایک مشاعرے میں شرکت کی غرض سے پاکستان گئے, جہاں ان کے پرانے دوست سید ابو طالب نقوی کی بےحد اصرار پر مستقل طور پر وہیں منتقل ہو گئے, لیکن انہیں یہاں بھی سکونت نصیب نہیں ہو سکا. پاکستان میں ان کی زندگی کی باقی دن ذہنی اذیت اور کوفت میں گزرے, اور آخر مؤرخہ 22 فروری 1982 میں جوش کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کسی کو کوئی دقت ہو تو پوچھ لیجئے, پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. کسی کو کوئی دقت اگر یہاں تک آ رہی, پیدائش وفات جوش کے دادا کا بتا دیا جو اہم تھا, اور رسالہ جو نکالا وہ بتا دیا میں نے آپ کو, وفات بتا دیا. اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں آئے گا. ہاں اب یہ جو پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یہ آپ کو یاد کر لینا ہے, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کوئی بول نہیں رہا. شبستان سمجھ میں آ رہی ہے کلاس؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے تو پڑھیے کوئی ایک آدمی, آپ میں سے ایک آدمی پڑھیے اس کو, اس پیراگراف کو جو میں نے ابھی نشان لگایا, کارنامے. پڑھیے, کوئی نہیں پڑھ رہا ہے, مسئلہ ہے نا. پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ موقع ملتا ہے تو. کون کون جو آئے ہیں دیکھوں ذرا. عائشہ عبداللہ پڑھ نہیں سکتے آپ؟ ہینا نہیں پڑھ سکتے؟ عمران نہیں پڑھ سکتے؟ نازیہ فاطمہ نہیں پڑھ سکتے؟ نزہت, صبا, سعدیہ, تبسم, ثانیہ فرحت, جمال, کوئی نہیں پڑھ سکتا آپ میں سے؟ تحسین. جوش کے ادبی کارناموں کا ذخیرہ وسیع ہے. انہوں نے شعری ٹھیک ہے پڑھیے. آواز نہیں آ رہی ہے. چلیے میں پڑھ دیتا ہوں, آواز نہیں آ رہی آپ کی. جوش کے ادبی کارناموں کا ذخیرہ وسیع ہے. انہوں نے شعری اور نثری دونوں ادب میں اپنے خدمات انجام دیے ہیں. ان کے شعری و نثری مجموعوں میں روح ادب, نظم و نثر 1921, نقش و نگار 1932, شعلہ و شبنم 1936, فکر و نشاط 1937, جنون حکمت 1937, حرف و حکایات 1938, آیات و نغمات 1938, اور عرش و فرش, یہ نا واو نہیں ہے, واو ہونا چاہیے, عرش و فرش 1944, رامش و رنگ 1945, سنبل و سلاسل 1947, سرود و خروش 1953, سموم و صبا 1954, اشارات یعنی نثری مضامین کا مجموعہ 1944,
طلوع فکر 1957، موجد و مفکر مسدس ہے 1957، اور قطرہ و کلزم یہ بھی ہے، رباعیات کا مجموعہ، یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے پوچھ لے۔ قطرہ و کلزم کا کس صنف سے تعلق ہے؟ تو رباعیات سے۔ الہام و افکار 1971، نجوم و جواہر 1970، نوادر جوش 1970، مقالات زریں 1921، اوراق سحر 1921، حسین اور انقلاب یہ بھی ہے جوش ملیح آبادی کا، سیف و صبح 1947، سرود و خروش 1953، اور یادوں کی بارات 1971۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا، اس میں آپ کو یاد کر لینا ہے سن کے ساتھ۔ اب آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اشعار کی طرف۔ ایک نظم کسان آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے یہاں داخل نصاب ہے، دیکھیے سنیے اس شعر کو، داخل نصاب شعر ہے یہ کسان نظم۔ جھٹپتے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی، غروب آفتاب، دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراغ، دور دریا کے کنارے دھندلے سے چراغ، زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود، مشعلے گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دودھ، اس آتے میدان کی سورج کے چھپ جانے سے تنگ، سبزے افسردہ پر خواب آفری ہلکا سا رنگ، خاموشی میں سنسناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلا، اپنے دامن کو برابر قطع سا کرتا ہوا، تیرگی میں کھیتیوں کے درمیان کا فاصلہ، خار و خس پر ایک درد انگیز افسانے کے شان، بام گردوں پر کسی کے رٹھ کر جانے کی شان۔ کون سی نظم تھی بتائیے فوراً؟ کسان جو آپ کے یہاں داخل نصاب ہے۔ دیکھیے ایک نظم اور ہے، قصر سحر، ایک شعر پڑھ کے آگے نکلوں گا۔ چھوڑ کر انسان کو میں فطرت کا شائدہ ہو گیا، خوبی قسمت کے فوراً ربط پیدا ہو گیا، میرا ہمدم سبزہ زار و کوہ و صحرا ہو گیا، دوست میرا چشمہ گلزار و دریا ہو گیا، مجھ کو حلقے میں تبسم نے لیا خورشید ہے، شام غم رخصت ہوئی جلووں میں صبح عید کے۔ کیا شعر ہے! آئیے ہم آپ کو اور لے چلتے ہیں داخل نصاب نظم کی طرف۔ کتاب میں آپ کو دیا ہوں تو پڑھیے، دیکھیے یہ نظم کسان جو ہے پھر یہاں سے آپ کے لیے سامنے ہے، اس کو آپ پڑھنا ہے آپ کو۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ للبیلی نہیں ہے، یہ البیلی صبح، یہ غلط لکھا ہے یہاں، جو امتحان میں پوچھ بھی چکا ہے کہ البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ جوش ملیح آبادی کا، ہو سکتا ابھی اسی کا اشعار پوچھ لے۔ اب دیکھیے شعر سنیے۔ نظر جھکائے عروس فطرت جبی سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھر آ رہی ہے، روش نغمہ طرب ہے، چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہیں غزل خواں کلی کلی گنگنا رہی ہے، ستارہ صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہیں فسانے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، طیور بزم سحر کے مطرب لچکتے شاخوں پہ گا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، پھول کو۔ البیلی صبح کی پوری نظم ہے، آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب یہ تجزیہ ہے، یہ پڑھ لینا ہے آپ کو۔ آگے چلیے کسان، دیکھیے یہ تو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، یہ دو نظم آپ کے یہاں داخل نصاب ہے، اور بھی نظمیں ہو تو اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جنو ہونا، جنو اہل جگنو، کیا لکھا ہے؟ جگنو ہل ظلمت شکن، دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جگنو ہل ظلمت شکن، قندیل بزم آب و گل، قصر گلشن کا دریچہ سینے گیتی کا دل، خوشنما شہروں کا بانی راز فطرت کا سراغ، خاندان تیگ جوہردار کا چشم و چراغ، دھار پر جس کی چمن پرور شگوفوں کا نظام، شام زیر عرض کو صبح درخشاں کا پیام، ڈوبتا ہے خاک میں جو روح کا دوڑاتا ہوا، مزمحل ذروں کی موسیقی کو چونکاتا ہوا ہوا، جس کے چھو جاتے ہی مثل نازنی مہجبی
کروٹوں پہ کروٹیں لیتی ہیں لائلائے زمین. یہ کیا ہے؟ نظم کسان سے دیے ہیں کہیں کہیں سے، یہ آپ کو پڑھ ڈالنا ہے. آپ اب کوئی سوال کرنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. حل، اچھا نظم جو کسان اس کا موضوع کیا ہے؟ حل. حل جو جوتنے کا طریقہ ہے نا، جوتا جسے جوتا جاتا ہے وہ حل ہے. چلیے تو آج کے لیے دو شخصیت کافی ہے، دو سے زیادہ پڑھانا صحیح نہیں لگتا مجھے.